नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जो छात्र हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमारा ये वीडियो देखते रहते हैं और पर्यावरण शिक्षा और आपदा प्रबंधन के विषय में रुचि रखते हैं, जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आप कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जो आपको अच्छा लगे या सब कुछ अच्छा लगे तो सब कुछ किया करिए। हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि मैं आप तक और अधिक रोचक जानकारी लेके आऊँ, आपके सब्जेक्ट के साथ भी और सब्जेक्ट के बाद भी जो चल रहा है, ताकि आने वाले समय में आपको उन विषयों से परिचय हो जो आपके लिए उपयोगी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय होगा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 विशेष, जिससे हम लोग और सारा दुनिया, सारा विश्व संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। ये कोरोना क्या है, कोरोना संक्रमण की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, इस रोग या जो संक्रमित रोग हैं उनके इतिहास क्या रहे हैं अब तक के, इनके प्रभाव क्या क्या हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ है, किस प्रकार का प्रभाव हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए क्या किया गया। और उसके साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि आप लोग सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अक्सर चर्चा के दौरान कहा सुना जाता है। तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के विषय पर भी विचार करेंगे, समझेंगे। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है, इसमें किन किन विषयों पे चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत सरकार के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, वो क्या करती है। इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग कुछ लोगों के विचारों को जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जर्मन एक विद्वान जिसे मैक्स मूलर कहा जाता है, मैक्स मूलर काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि वाट इंडिया कैन टीच अस, वाट इंडिया कैन टीच अस, यानी भारत हमें क्या सिखा सकता है। ये मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि भारत हमें क्या सिखा सकता है। इसका मतलब उनको ये पता था कि भारत सिखा सकता है और भारत सदियों से, प्राचीन काल से ही सबको सिखाता रहा है, सबको एक सही मार्ग पर, पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा है। हमें याद है कि मैं एक बार अखबार में पढ़ा था कि अभी हाल ही में, साल वर्ष पहले, जब जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो उसमें बहुत सारे देशों ने कार्बन कटौती और जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक संधि पे हस्ताक्षर किया। लेकिन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने उसको न मानने की बात कह के उसकी अवहेलना की, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सारे लोगों ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही विश्वास के साथ पर्यावरण के लिए, पर्यावरण से संबंधित उठे चिंता के लिए नेतृत्व देने की बात कही। और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि हम लोग कभी प्रकृति के खिलाफ नहीं गए हैं, हमारे रग रग में है।
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको भलीभूत समझा और उसके नेतृत्व के लिए तैयार हुए। हम हमेशा से कभी भी यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहें, प्रकृति के विरोधी नहीं हो सकते। इसके आगे हम लोग जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उन्होंने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक के ज़रूरत को पूरा कर सकती है। पृथ्वी प्रत्येक के ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। सही बात है, पृथ्वी लोगों के लालच को पूरा नहीं कर सकती। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वो भी कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में प्रकृति के संदेश को हमें समझना चाहिए। और उनका कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जो वर्तमान में संकट दिख रहा है उससे हमें सीखना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों की भी हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन जब चिंता पूरे विश्व की हो तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी कहते हैं कि स्वस्थ पृथ्वी ही करेगी हमारी सुरक्षा। केवल हम अपनी चिंता करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको अपने साथ अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी चाहिए। और कैसे चिंता करेंगे? जब हम कुछ सबक सीखेंगे। डॉक्टर अश्विनी कुमार जो कि कोरोना को एक त्रासदी मानते हैं, ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एक सबक सिखाने वाला विषय है। यानी हमको इससे सबक सीखना चाहिए। जो अभी तक की घटनाएं हुई हैं उससे हमको सबक सीखना चाहिए और हमें वो यही बताते हैं कि जीवन वैसे नहीं चलता जैसे हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। जीवन वैसे चलता है जैसा प्रकृति बनाती है। इसी को आगे हमारे उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, वो भी कहते हैं कि हमको अगर सबक सीखना है तो लड़ना छोड़ना होगा। यानी प्रकृति से हमें जो लड़ने की प्रवृत्ति रही है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमको अपने साथ दूसरे की भी चिंता करनी चाहिए, दूसरे के विषय में भी सोचना चाहिए। अब हम लोग आज इन सारी चीज़ों को समझते हुए सबने अपनी विचारधाराएं रखी। ये बहुत ही सम्मानित लोग हैं, इनकी विचारधाराएं हमने देखा। अब हम समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे है। जहाँ तक विज्ञान के विषय की बात है, जीव विज्ञान के विषय की बात है, तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर साधारण जुकाम जैसी एक बीमारी समझ में आती है। अक्सर ये ठंडी के समय में होता है। इसको कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, जुकाम होता है। इसी जुकाम में कई प्रकार के विषाणु होते हैं और इनमें 75% जो विषाणु होते हैं वो रहीनो वायरस कहे जाते हैं और उसमें जो शेष बचे होते हैं 25% उन्हें हम कोरोना वायरस कह सकते हैं, या वो एक वो जुखाम कोरोना वायरस द्वारा होता है। यानी जो हमें जुखाम होता है उसमें उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, 75% अगर हमको जुखाम हुआ है, और ये अधिकतर मौसम परिवर्तन जब होता है तब होता है, सर्दी के मौसम में होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें इस चीज़ को बांटने के लिए, यानी 75% जुखाम का जो कारण है वो
जो रहीनो वायरस होता है उसके कारण होता है, और जो 25% होता है उसे कोरोना वायरस के द्वारा हम कहते हैं। अब ये मौसम बताया हमने कि जो मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दियों में इस रोग को देखा जा सकता है। इसके जो लक्षण होते हैं, उस लक्षण में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, और जो नासाकोश होता है उसमें कड़ापन आ जाता है, नाक बहने लगता है, छींकना शुरू हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, खांसी भी हो जाती है, बुखार भी शुरू हो सकता है। लेकिन जो कोरोना है ये कोई नई बीमारी नहीं है। कोविड-19 जिसे हम लोग नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, ये कोविड-19 उसी का एक प्रजाति है, कह सकते हैं उसी का एक प्रजाति है। और इस प्रजाति में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, डरते हैं, लेकिन इस पे तमाम शोध होने के बाद ये पाया गया कि जो A2A जो एक प्रकार की प्रजाति है, यानी कोरोना नोवेल कोरोना में कोविड-19 के बाद कोविड-19 में भी जो A2A पाया जाता है, यानी A2A किस्म की जो प्रजाति होती है, जो वायरस होता है, उससे लोगों को संक्रमण अधिक होता है, ज़्यादा होता है। और 95% मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एम्स दिल्ली कह रहा है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि 95% जो कोरोना होता है उसमें मरीज़ ठीक हो जाते हैं, 5% ही उससे प्रभावित लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि अगर हम आगे बात करें तो जो वर्तमान में चल रहा है इसके भी कुछ लक्षण ऐसे ही हैं। इसमें भी अगर देखा जाए, अच्छा इसके प्रवाह की बात करते हैं कि इसका फ्लो कैसे हो सकता है, तो इसके लिए टेम्परेचर मायने नहीं रखता है। अनुकूलता ये होती है कि अगर ये फ्रिज में है तो ये अधिकतम 17 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर ये मिट्टी में है तो मिट्टी में भी जीवित रह सकता है। धूप से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके लिए अगर आप छींकते हैं तो हवा के माध्यम से ये 7 मीटर तक जा सकता है, और अगर हवा नहीं है, सामान्य स्थिति है, तो आपके छींकने के बाद हवा में 3 मीटर तक ये तैरता रह सकता है और दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसका प्रसार जो है, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो वो अगर किसी चीज़ को छूता है, जैसे गेट के दरवाजे को, हैंडल को, नल के टोटी को, कोई भी चीज़ छूता है और उसको छूने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसको उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उससे प्रभावित हो सकता है। इसमें एक और जो विशेष तौर पे आती है कि ये ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे होता है? ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे होता है जहाँ लोगों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, यानी जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जिसकी कमज़ोर है, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी और किसी बीमारी से अगर ये कोई व्यक्ति ग्रसित है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो दिल की बीमारी हो, धड़कन की बीमारी हो, चाहे सांस लेने में संबंधी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी ऐसी कोई गंभीर बीमारी उसको पहले से है, तो ये बीमारी हो सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिखाएगी। तीसरी चीज़ कि इंडिया के अंदर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर 35 उम्र के लोग, यानी 35 साल तक के लोग, यानी जिसे कहते हैं यंग इंडिया, तो वो 65% है। और यंग व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत पाई जाती है, वो किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, ठंडी भी आता है, गर्मी भी आता है, बरसात भी आ जाता है,
और बीच का ही मौसम आ जाता है, यानी ठंडी भी रहेगा गर्मी भी रहेगी। ऐसे अभी वर्तमान में चल रहा है कि रात में ठंड लगने लगता है और दिन में गर्म लगता है, मौसम चेंज भी होता है। तो बॉडी हम लोगों का रजिस्टेबल है, यानी किसी भी रोग से एक बार फर्स्ट अटैक में लड़ने के लिए एकदम तैयार। खान पान पे अगर ध्यान देंगे तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी डेवलप रहेगी, हम किसी भी रोग से एक बार अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इस कोरोना के जो लक्षण हैं, हमने उसको समझा कि जो भी खांसी वगैरह है या ये सब चीज़ें, इसके बाद अगर हमें लक्षण के बाद अगर हमें इसके बारे में और कुछ जानना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो अब हम लोग बात करते हैं कि हम स्वस्थ तो हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि प्रसार नहीं होता है, फिर भी सावधानी हमको बरतनी है। सावधानी हमको इसलिए बरतनी है क्योंकि हम स्वस्थ होने के बाद भी नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है उसका पालन करना चाहिए हमें। जो भी डेली न्यूज़ में बताया जा रहा है उसका पालन करना चाहिए। छींकते समय या खांसते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या कोहनी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो फिज़िकल डिस्टेंस है, यानी मन से नहीं तन से, फिज़िकल लोगों से कांटेक्ट थोड़ा दूर रहना चाहिए, कम से कम लोगों के बीच में जाना चाहिए। और अगर आप बहुत आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। ऐसी सावधानियां हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथ धुलने की जो प्रवृत्ति है, जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की जो मुहिम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, उसको आप फॉलो करते रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्दी से जल्दी हम लोग इस बीमारी से उभरें, हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग इस प्रकार की कितनी बीमारी हमारे इतिहास में हैं, या ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हमारे लिए हैं जो कोरोना से पहले आई, एक बहुत बड़ा त्रासदी उत्पन्न की, उथल पुथल हुआ। तमाम उस समय तो बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। तो हम लोग अब उसके इतिहास को समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां थी जो मानव के लिए, पशुओं के लिए एक बहुत भयंकर संकट पैदा की। तो उसमें सबसे पहले, अभी भी कभी भी कोई भी कहीं भी यही कहेगा कि चाइना इज़ अ यूनिट ऑफ डिजीज़, फादर ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं। कोई भी बीमारी वहीं से निकलती है, चाहे वो प्लेग की बीमारी हो जिसे हम लोग ब्लैक डेथ कहते हैं। इसको अगर और जानेंगे तो इसको हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग ये आया था 1337 में। 1337 ईस्वी में ये प्लेग की महामारी आई थी, जो कि चीन से थी। चीन में जो चूहे थे वो जहाज़ के माध्यम से यूरोप में पहुंच गए और वहाँ ब्लैक डेथ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हम लोग एक एक करके उसको समझते हैं।